नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं जो गति के नियम पढ़ लिए थे, गति के समीकरण पढ़ लिए थे। अब गतियों के विभिन्न प्रकार के बारे में बात करेंगे। गतियों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरल रेखीय गति। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। लाइनर मोशन, ये गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा में परिवर्तन किए बिना होती है। ये गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा में परिवर्तन किए बिना, यानी अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, सीधी लाइन के अंदर होती है। ये एक विमीय गति का उदाहरण है, जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। एक विमीय गति जो एक अक्ष के अनुदिश चलती है वो एक विमीय गति कहलाती है। यदि सरल रेखीय गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो तो वस्तु का वेग भी नियत बना रहता है। यदि वस्तु की चाल अगर नियत है तो वस्तु का वेग भी नियत बना रहता है। ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ऐसी गति एक समान सरल रेखीय गति कहलाती है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अंदर चाल नियत बनी रहती है तो वेग भी उसका नियत ही होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पतले धागे पर चींटी की गति, तो एक धागा होता है, उसके ऊपर अगर चींटी चल रही है तो एक ही दिशा में, तो वो सरल रेखीय गति कहलाती है। या बात करें सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, या सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति भी सरल रेखीय गति के अंदर आती है। अब एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी पतले धागे पर एक समान चाल से चलती चींटी की गति को दर्शाने वाला ग्राफ है। किसी पतले धागे पर एक समान चाल से, अगर एक समान चाल बोल दिया तो उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। तो फर्स्ट समीकरण देखते हैं, जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर टाइम और वेग का है। तो इसके अंदर देखते हैं कि वेग जो है वहाँ नियत बना हुआ है, 0 पे, 5 है और 10 पे वेग हर टाइम नियत बना होता है। तो एक तो ये हो गया। विस्थापन, अगर वेग नियत है तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, नियत बना है। तो यहाँ पे ये भी नियत है। तो विस्थापन बटा समय जो किसका होगा, वेग समान होगा इसके अंदर। और वेग बटा समय का अगर ग्राफ है तो वो त्वरण का वेग होता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगर वेग और समय के बीच में ग्राफ है तो वो त्वरण का है, और विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है वो किसका होगा, वेग का होगा। जो वेग का सूत्र होता है वो यही तो होता है कि विस्थापन बटे समय, और त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय त्वरण होता है। तो और वेग बटा समय, इसके अंदर हम बात करें तो ये जो इसके अंदर वेग जो होता है ये हर बार बढ़ रहा है। देखो यहाँ से कितना है, 5, ये 5, ये 10 से 10 हो गया। इसके अंदर वेग बढ़ रहा है हर टाइम, तो ये नहीं होगा। तो इसको ए और बी इसका माना जाएगा। अब बात करते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। यदि वस्तु किसी एक ही तल पर यादृच्छिक गति करे तो ऐसी गति यादृच्छिक गति या द्विविमीय होती है। जैसे फर्श दीवार पर चींटी की गति। तो चींटी की जो गति होती है फर्श और दीवार पर वो कुछ इस तरह से होती है। तो यादृच्छिक गति द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि वस्तु एक से अधिक तलों में यादृच्छिक गति करे तो ऐसी गति त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल होती है। जैसे हवा में उड़ते हुए कीट पतंगों की गति। यादृच्छिक गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो सकती है, वेग भी नियत वेग नियत नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना है। चाल नियत हो सकती है लेकिन उसका वेग होता है वो नियत नहीं रहता है उसके अंदर। तो इसको ध्यान में रखना है।
जो सरल रेखा की गति है उसके अंदर चाल अगर नियत है तो वेग भी नियत होगा। इसके अंदर चाल अगर नियत है तो वेग नियत नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से यादृच्छिक गति को दर्शाने वाला ग्राफ है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वेग नियत चल रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, वेग नियत नहीं होना चाहिए। विस्थापन बटा, तो यहाँ पे वेग नियत है देखो सभी के अंदर। इसके अंदर देखो चाल जो होगी, चाल तो नियत है लेकिन वेग नियत नहीं है। पहले इस तरफ गया, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति होती है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ पर अपनी गति को दोहराती है, तो ऐसी गति आवर्त गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ पर अपनी गति को दोहराती है, तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुई की गति, जो घड़ी की सुई की गति होती है जो एक ही वापस घूमती रहती है एक ही जगह, एक ही पथ पर। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तो ये भी एक आवर्त गति का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है? यदि वस्तु किसी निश्चित माध्यम अवस्था में इर्द गिर्द ही अपनी गति को निश्चित समय के बाद दोहराए, तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। जैसे एक ही दिशा में निश्चित माध्यम में इर्द गिर्द, मतलब अपने एक इस तरफ गई, एक इस तरफ गई, एक बार इस तरफ, इस तरफ, इस तरह से जो गति होगी वो सरल आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, तो एक बार तो इस तरफ जाएगी, वापस आएगी इस तरफ, वापस इस तरफ जाएगी। यहाँ हम बात करें कि यू आकार की नलिका में पानी इस तरफ से अगर फूंक लगाएंगे तो उस तरफ ऊपर चला जाएगा। ये भी इसी का सरल आवर्त गति का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं जल में आधे डूबे ब्लॉक की गति। जब जल के अंदर इस ब्लॉक को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा मध्य अवस्था में। और यहाँ हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति। स्प्रिंग को खींच के वापस छोड़ेंगे तो एक ऊपर और नीचे दो ही दिशा में ये गति करेगा, तो ये सरल आवर्त गति का ही एग्जाम्पल है। सरल आवर्त गति के दौरान वस्तु पर प्रत्यानयन बल लगता है जो कि वस्तु की मध्य अवस्था की ओर निर्देशित करता है। जो प्रत्यानयन बल हो गया वो इसके ऊपर सरल आवर्त गति पर लगता है। सरल आवर्त गति के दौरान वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F बराबर -kx होता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा के अंदर इसके अंदर लगता है प्रत्यानयन बल। तो जहाँ k तो इसका नियतांक है, x जितना विस्थापन हुआ है, k का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इस सूत्र से हम इसको मात्रक भी निकाल सकते हैं। F का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इसका। SHM के दौरान प्रत्यानयन बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, इसीलिए ये माइनस नेगेटिव का चिन्ह आता है इसके अंदर। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति के घटक कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं आवर्तकाल। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। SM करती हुई गति के दौरान दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कि ये दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा वो आवर्तकाल कैसे, जिसे T से प्रदर्शित करते हैं, बड़े T से। अब बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? सरल आवर्त गति करती वस्तु द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या सरल आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, जिसे
एन से ऋणात्मक करते हैं जो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/t होता है। अब बात करते हैं कोणीय आवृत्ति। सरल आवर्त गति करती वस्तु की आवृत्ति का 2π गुणा कोणीय आवृत्ति कहलाती है। जो सरल आवृत्ति का 2π गुणा, तो आवृत्ति n थी, उसका 2π से गुणा करने पर कोणीय आवृत्ति प्राप्त होती है। जो n की जगह हम 1/t भी लिख सकते हैं, तो एक ये भी इसका फॉर्मूला, दोनों को ध्यान में रखना आपको। अब बात करते हैं आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। सरल आवर्त गति करते हुए कण का माध्यम अवस्था से अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई या कितनी नीचे जा सकता है, वही उसका आयाम कहलाता है। जब यहाँ से दोलन करेगी तो यहाँ कितनी दूर तक ऊपर जा सकता है और यहाँ से कितनी दूर तक वापस ऊपर जा सकता है, इस तरफ और इस तरफ। जो ये दर्शाएगा अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है, वही इसका आयाम कहलाता है। अब इसके कुछ विस्थापन, जो सरल आवर्त गति करते हुए कण किसी बिंदु का विस्थापन का समीकरण है, ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखना। y बराबर ए यहाँ पे त्वरण है sin ओमेगा t। अब बात करते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर वेग का समीकरण। वेग अगर निकालना हो तो इसका अवकलन कर दें t के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dt, d और इस तरह लिख देंगे, और इसका जब अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का कोस ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा आ जाएगा बाहर। तो ये एक नया समीकरण बन के आ जाएगा हमारे सामने। और इसको आगे अगर सोल्व करें तो a और ओमेगा को बाहर रखें, साइन ओमेगा t को हम कोस ओमेगा t को साइन के रूप में रखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t यहाँ पुट कर देंगे इस तरह समीकरण में। और जो 1 माइनस साइन ओमेगा t है उसकी जगह इस समीकरण से a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी जगह पुट कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नया समीकरण आएगा वो इस तरह से बनाएगा। आपको ये याद रखना है इसका, v बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आप इससे भी ये भी याद रख सकते हो a ओमेगा कोस ओमेगा t, तो दोनों को याद रखना है। SHM करती हुई वस्तु पेंडुलम की मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम, जो वेग होगा वो अधिकतम कहाँ पे होगा, v मैक्स में a ओमेगा, और आयाम में वेग न्यूनतम होगा। जो आयाम होता है इसका, उसके अंदर वेग न्यूनतम होगा, और पेंडुलम के वेग अधिकतम a ओमेगा होगा और वेग न्यूनतम कहाँ पे होगा, आयाम पर। आपको इस तरह याद रखना है कि मध्य स्थिति की अगर बात करें वेग की, तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा, और आयाम की अगर वेग में बात करें तो वहाँ पे न्यूनतम होगा आयाम के अंदर। SHM करते हुए कण का किसी बिंदु पर त्वरण अगर देखना है तो आपको इस तरह याद रखना है, आयाम पर तो त्वरण का मान अधिकतम है और मध्य अवस्था में आयाम 0 होगा, और अधिकतम क्या है, a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर a, तो यह अधिकतम होगा, आयाम पर अधिकतम है और मध्य अवस्था पर न्यूनतम है। जबकि वेग के अंदर उल्टा है इसका, कि वेग के अंदर मध्य स्थिति पर तो अधिकतम है और आयाम पर न्यूनतम है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का, अब इनका ग्राफ देखते हैं। जो तीनों समीकरण हमने देखे तो विस्थापन का समीकरण था y बराबर a साइन ओमेगा t, वेग का था v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t, और त्वरण का जो समीकरण है वह है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है जो हमने देखे हैं। अब इनके ग्राफ की बात करते हैं तो विस्थापन का ग्राफ t0 से स्टार्ट होता है और t/2 पे न्यूनतम वापस
वापस अधिकतम टी पे। और वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, माध्य स्थिति अधिकतम होता है, तो माध्य अवस्था पे अधिकतम है और आवर्त आयाम पे न्यूनतम होगा और वापस अधिकतम। और त्वरण का हमने पढ़ा था कि जो आयाम होता है वो न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम, इस तरह से इसके ग्राफ बनेंगे, तो आपको याद रखना है। SHM करते पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो ये इसका समीकरण है PE बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये समीकरण भी याद रखना है और गतिज ऊर्जा का भी ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माध्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है और आयाम पर अधिकतम होती है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो माध्य स्थिति पर 0 होती है और आयाम पर अधिकतम, आयाम पर न्यूनतम होगी इसकी और इसकी अधिकतम होगी। यहाँ से देख लो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 आ रही है आयाम पर। अगर आयाम पे अगर 0 आ रही है तो माध्य अवस्था में अधिकतम होगी, और यहाँ पे माध्य अवस्था में 0 आ रही है तो आयाम पर अधिकतम होगी। तो इनको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं SMG करते हुए कण किस विस्थापन से गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बराबर होते हैं। तो दोनों के समीकरण लिख लेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर और गतिज ऊर्जा का 1/2 ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो नया समीकरण जो बन के आएगा हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि y को उधर लेके जाते हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, जो 2 अपॉन में चला जाएगा। और जो नया समीकरण हमारा आएगा विस्थापन का y का, जो ये बन के आएगा इसके अंदर y इक्वल a/√2। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब बात करते हैं पेंडुलम का आवर्तकाल। पेंडुलम का आवर्तकाल जो ये इसका समीकरण है T इक्वल 2π रूट के अंदर L/G। तो L तो है इसकी पेंडुलम की लंबाई होती है और G इसका गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगर हम बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ेगा G का मान तो पेंडुलम का आवर्तकाल कम होगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेंडुलम का द्रव्यमान बढ़े या कम हो तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगर उसके द्रव्यमान की बात करें या तो कम हो या ज़्यादा हो तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। टी आवर्तकाल बढ़ाना अर्थात पेंडुलम घड़ी धीरे चलेगी। अगर आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो जो घड़ी है वो भी धीरे चलेगी, क्योंकि यहाँ से टाइम अगर बढ़ा के यहाँ तक जा रहा है तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो धीरे चलेगी। ये ध्यान रखना, पेंडुलम का द्रव्यमान कम हो या ज़्यादा हो लेकिन आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवर्तकाल वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss. Subscribe now and press the bell icon. Never miss.